सुबह का समय था। राजकुमार भैरव अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए निकल गए थे। राजकुमार भैरव को जंगल में कुछ दूर चलते चलते एक बहुत ही आकर्षक सुगंध आती है। उस सुगंध को सूंघने के बाद राजकुमार स्वयं को रोक नहीं सके और वह उस खुशबू की तलाश में आगे की ओर बढ़ गए। जंगल में आगे चलते चलते राजकुमार को एक साधारण सा इंसान दिखता है। राजकुमार, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? वह भी सुबह सुबह? इतनी सुबह आने का कोई खास कारण तो जरूर होगा, वह भी इस जंगल में बताइए। राजकुमार, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं युवक, बस मैं सुबह सुबह शिकार करने के लिए निकला था। मुझे जंगल में कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ी आकर्षक सुगंध आई। बस उसी सुगंध की तलाश में आगे की ओर बढ़ गया। फिर पता नहीं कहां अचानक से वह आकर्षक खुशबू गायब हो गई। उस खुशबू की तलाश कर रहा हूं। राजकुमार, अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास भी एक ऐसा पुष्प है जिससे बहुत ही आकर्षक खुशबू आती है। एक बार मैं उस खुशबू को आपको सूंघाना चाहता हूँ। देखना राजकुमार, आप उसकी खुशबू सूंघने के बाद जिस खुशबू की तलाश में आप यहाँ तक आए थे वह सब आप भूल जाएंगे। आपको केवल यही खुशबू याद रह जाएगी। हे युवक, भला मैं क्यों बुरा मानूंगा। लाओ दिखाओ तुम्हारे पास कैसा पुष्प है, जरा मैं भी तो देखूं आखिर उसमें कितनी आकर्षक सुगंध आ रही है। क्या वैसी ही सुगंध आ रही है जिसकी तलाश में मैं यहाँ जंगल तक पहुँच गया, या उससे भी बढ़िया है? उस युवक का नाम मनोहर था, जो इस जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। उस युवक को जंगल के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि उसका पूरा बचपन इसी जंगल में बीता था। तब मनोहर वह कमल का पुष्प निकालता है। उसके बाद अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ता है। इसके बाद उस कमल के पुष्प में से बड़ी अजीब सी खुशबू निकलती है। उस खुशबू को सूंघने के बाद वह अपने होश में ही नहीं रहे। तब मनोहर राजकुमार को अपनी झोपड़ी के पास लेकर जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर राजकुमार के राजमहल में वापस न आने के कारण राजकुमार के पिता और उनकी मां बहुत ज्यादा घबरा रही थी। महाराज, आज पूरे 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। कहीं राजकुमार को किसी जंगली जानवर ने तो अपना शिकार तो नहीं बना लिया। हमने अपने पूरे सैनिकों को जंगल का एक एक चप्पा छान मारने के लिए भेज दिया है, लेकिन सैनिक भी अभी तक कोई संदेश नहीं ला पाए। नहीं मंत्री, राजकुमार इतने कमजोर नहीं है कि कोई 4 पैरों वाला जानवर उनको अपना शिकार बना सके। अरे वह एक युवा राजकुमार है, जरूर उनके साथ कोई अनहोनी हुई है या किसी ने उनके साथ छल किया है। नहीं तो राजकुमार के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हाँ महाराज, मुझे भी यही लगता है। राजकुमार के साथ जरूर किसी ने छल किया होगा, उनको किसी ने धोखे से बंदी बना दिया होगा। तब तो राजकुमार बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, कहीं वह राजकुमार को कुछ खतरा न पहुंचा दे। मंत्री, तुम और ज्यादा सैनिकों को जंगल की तरफ भेज दो। जंगल का एक एक कोना छान मारो, लेकिन राजकुमार को ढूंढो और नगर में टुग्गिया पिटवा दो। राजकुमार कहीं भी दिखे तो तुरंत हमें बताएं। उसके बदले में हम उनको 100 सोने के सिक्के देंगे। मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। आज पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला। पता नहीं मेरा बेटा कौन सी मुसीबत में फंसा होगा। हे भगवान, मेरी बेटे की रक्षा करना और उसको साहस देना, ताकि वह हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपनी रक्षा कर सके। माँ, आप चिंता मत कीजिए। भैया चाहे जहाँ होंगे वह सही सलामत होंगे। आपके आशीर्वाद के रहते हुए कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे वह एक राजकुमार है, उन्होंने बचपन से मुसीबत से लड़ना सीखा है। माँ, आप धैर्य रखिए, पिताजी जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। तब क्या था, महाराज के कहने पर मंत्री ने और ज्यादा सैनिकों को जंगल की तरफ भेज दिया था, ताकि वह जल्द से जल्द राजकुमार को ढूंढ सके। लेकिन इसके बावजूद भी सैनिक राजकुमार को ढूंढने में असमर्थ रहे, क्योंकि राजकुमार जंगल के एक बहुत ही गुप्त इलाके में जा चुके थे।
जहाँ तक किसी अजनबी का पहुँचना बिल्कुल असंभव था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब राजकुमार को होश आता है तो वह अपने आप को एक झोपड़ी के पास पाते हैं और उनके सामने वही मनोहर बैठा था जो राजकुमार को उस खुशबू को सुखाकर बेहोश किया हुआ था। अब राजकुमार को आगे पीछे का कुछ भी याद नहीं था। तब राजकुमार बोलते हैं, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया? ऐसा लगता है मैं कई दिनों से बड़ी गहरी नींद में था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बताओ तुम कौन हो और मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? हे राजकुमार, आप जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। आपके ऊपर कुछ जंगली जानवरों ने हमला कर दिया था। आप मुझे जंगल में बेहोश पड़े मिले, इसीलिए मैं आपको अपने इस झोपड़ी के पास लाया और आज आपको होश आया है। युवक, तुम चाहे जो भी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुमको अपने राजमहल में ले चलता हूँ। वहां पर मैं तुमको इनाम दूंगा जिससे तुम अपना पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत कर सको। और तुमने मेरी जान बचाई है, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं राजकुमार, मैं चाहता हूँ आप मुझे राजमहल में कोई काम दे दे। मैं काम करके अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं बिना मेहनत किए किसी का भी धन अपना नहीं मानता हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने राज्य महल में कोई काम दे दीजिए। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। युवक, तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल प्रसन्न हुआ। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सेवक बन के रहोगे। और तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? जी राजकुमार, मेरा नाम मनोहर है। मैं इसी जंगल में इस झोपड़ी में रहता हूँ। तब राजकुमार मनोहर को लेकर सीधा अपने राज्य महल में पहुंच जाते हैं। राजमहल में राजकुमार को देखकर राजकुमार के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह उनके साथ मनोहर को देखकर बोलते हैं, हे राजकुमार, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? आखिर तुम्हारे साथ जंगल में क्या हुआ था? मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कितना परेशान हो रहा था और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। और ये तुम्हारे साथ अनजान युवक कौन है? इससे पहले मैंने तुम्हें इसके साथ कभी भी नहीं देखा। हे पिताश्री, मैं जंगल में शिकार करने गया था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। इस युवक ने मुझे बचाया और अपनी झोपड़ी के पास लाकर मेरा इलाज किया, जिससे आज मुझे होश आया और मैं आज इसी युवक की वजह से यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं तो आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं खड़ा होता। मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। इस युवक का नाम मनोहर है। पिताश्री, यह बहुत ही ईमानदार है, इसीलिए मैंने इसको अपना सेवक बना लिया है। मनोहर, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं बोलूंगा। अब से तुम एक सेवक नहीं, राजमहल के एक सदस्य रहोगे। जितना हमारे राजमहल के सदस्यों का सम्मान होता है, उतना ही तुम्हारा भी किया जाएगा, क्योंकि तुमने राजकुमार को बचाया है। लेकिन मंत्री को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, क्योंकि राजकुमार और महाराज कभी भी किसी को इतनी आसानी से राजमहल में प्रवेश नहीं देते थे। लेकिन मनोहर एक बिल्कुल अनजान सा था। वह बड़ी आसानी से राजमहल में प्रवेश कर जाता है और सबका मन भी जीत लेता है। यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। यह जरूर कोई जादूगर है या इसके पास जरूर कोई शक्ति है। नहीं तो राजकुमार का विश्वास जीतना इतना आसान काम नहीं है। अरे वह अपने आसपास से कभी किसी को भटकने नहीं देते और ना ही कभी किसी पर विश्वास करते थे। मुझे इस मनोहर पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंत्री देखते हैं मनोहर रात को चोरी चोरी सबसे गुप्त कैदखाने की तरफ जा रहा था, जहां पर जाना किसी का वैध नहीं है। तब मंत्री चुपचाप मनोहर का पीछा करते हैं। मनोहर गुप्त कैदखाने के द्वार पर पहुंचकर द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर मंत्री पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, अरे मुझे तो पहले ही तुम्हारे ऊपर शक था, क्योंकि राजकुमार का विश्वास जीतना इतना आसान नहीं है। बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर किस मकसद से आए हो? नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत महाराज को बुलवाकर कारागार में डलवा दूंगा और तुम यहाँ पर जिंदगी भर सड़ते रहोगे। यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। धैर्य रखो मंत्री, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया जाता है। अरे पहले मुझे जान तो लो, मैं आखिर हूँ कौन। लो, ये बहुत ही प्यारी खुशबू है। इसको सूंघने इसके बाद
तुम्हारा सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। तुम अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करोगे। अब मनोहर अपना वह कमल का पुष्प निकालता है। उसकी खुशबू को सूंघकर मंत्री एकदम से मूर्छित हो जाता है। उसके बाद मनोहर अपने मन में कुछ गुनगुनाता है, जिसकी वजह से मंत्री के कानों से खून बहने लगता है और वह कुछ देर बाद अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद मनोहर वहां से तुरंत भाग जाता है। जब महाराज को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होते हैं और मन में सोचते हैं, आखिर मेरे राज्य महल में हो क्या रहा है? अचानक से मेरा बेटा लापता हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए पूरी सेना जाती है, लेकिन वह उसको ढूंढने में असमर्थ रहती है। और आज मंत्री की इस तरह से हत्या जरूर हमारे राज्य महल में कोई बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। मुझे अब उस तांत्रिक से बात करनी ही होगी। तब क्या था, महाराज अगले ही दिन तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक जैसे ही महाराज के महल में प्रवेश करता है, उसको तुरंत अभाव हो जाता है कि यहाँ पर कोई अजीब शक्ति है और वह तुरंत महाराज से बोलता है, जी महाराज, आपका शक बिल्कुल सही था। आपके राज्य महल में एक बहुत ही अजीब शक्ति है और इस शक्ति के वश में आपका पुत्र राजकुमार है। आप मुझे ये बताइए, आपने कुछ दिनों के अंदर किसी अनजान को अपने राज्य महल में प्रवेश कराया है क्या? वही ही इन सभी समस्याओं का जड़ है। हाँ, हमने मनोहर को अपने राज्य महल में सेवक के रूप में रखा हुआ है। उसने राजकुमार की जान बचाई थी। राजकुमार जंगल में शिकार करने गए थे। वह अचानक से लापता हो गए थे। मनोहर ही राजकुमार को राजमहल तक लेकर आया था। महाराज, आप राजकुमार को जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाइए। राजकुमार के ऊपर मनोहर के जादू का असर है। वह अभी तक मनोहर की ही बस में है। उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो राजकुमार के साथ कुछ भी हो सकता है। महाराज राजकुमार को तुरंत तांत्रिक के पास बुलाते हैं। तांत्रिक अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके बाद राजकुमार को सब कुछ याद आ जाता है जो उनके साथ उस जंगल में हुआ था। तब वह बोलते हैं, पिताजी, अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मुझे उस मनोहर ने बड़ी अजीब सी खुशबू को सुखाकर अपने वश में किया था। उसके बाद वह खुद ही मुझे अपनी झोपड़ी के पास ले गया था और वहीं पर मुझे रखा था और मुझे होश आने के बाद मुझे कुछ याद नहीं आया था। उसने मेरे सामने एक कहानी बनाकर सुना दी, जिस पर मैं विश्वास कर लिया क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब मैं उस मनोहर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो राजकुमार, हम मनोहर को इस तरह से नहीं मारेंगे। हम पहले सच्चाई का पता लगाएंगे कि मनोहर यहाँ पर आया किस लिए था और तुमको वह वश में क्यों किया। आखिर वह तुमसे और इस राज्य महल से चाहता क्या है। राजकुमार, तुम उस पर कड़ी निगरानी रखो। देखो मनोहर कहाँ जाता है और क्या क्या करता है, तभी कारण का पता चल पाएगा। अन्यथा हम कार्य तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तब क्या था, तब राजकुमार मनोहर पर नजर रखने लगते हैं। वह एक दिन देखते हैं मनोहर चुपके चुपके उसी जंगल में जा रहा था जहाँ पर राजकुमार को उसने वह खुशबू सुखाकर अपने वश में कर लिया था। उसके बाद मनोहर देखते हैं वह एक बुढ़िया से बोल रहा था, माँ, मैं उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर में मुझे ढूंढते ढूंढते मंत्री ने पकड़ भी लिया था, जिसकी वजह से मुझे मंत्री को जान से मारना पड़ा। अब मैं कैसे ढूंढूंगा? बेटा, उसके दाहिने हाथों पर एक तारे का चिन्ह है। वह चिन्ह पूर्णिमा की रात अचानक से उसके ऊपर आ जाता है। हम लोग तो एक बार उस तारे को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन उस तारे की वजह से उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ भी आ जाती है। राजकुमार को उस बुढ़िया और मनोहर की बात कुछ समझ में नहीं आती है, इसीलिए वह वहां से बिना कुछ बोले सीधा राजमहल में आ जाते हैं। राजमहल में आने के बाद वह महाराज को सारी बात बताते हैं। उसके बाद सभी लोग मनोहर पर नजर रखने लगते हैं। फिर इधर मनोहर अपनी तलाश में फिर से गुप्त के कैदखाने की ओर जा रहा था। जैसे ही गुप्त कैदखाने की दरवाजे के पास फिर से पहुंचता है,
तभी वहां पर राजकुमार और महाराज और वह तांत्रिक सभी लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर एक बार तो मनोहर घबरा जाता है। तब महाराज बोलते हैं, मनोहर, हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें अपने राज्य महल में शरण दी और तुमने हमारे साथ ही धोखा किया। बताओ तुम कौन हो और इस राज्य महल में किस लिए आए हो? नहीं तो आज तुम्हारे सर को अपने हाथों से कलम कर देंगे। तो सुनो, तुम लोगों ने 20 साल पहले जिस बच्ची को सेनापति वीर सिंह के घर से छीन कर लाए थे, मैं उसका भाई हूँ। मैं अपनी बहन की तलाश में पिछले 20 वर्षों से भटक रहा हूँ। मुझे जंगल में एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक पुष्प दिया और बोला, यह कोई आम पुष्प नहीं है। इस पुष्प की खुशबू से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो और उससे जो चाहे वह करा सकते हो। मैं उसी की तलाश में आज तक भटक रहा हूँ, जिस बच्ची को तुम लोगों ने छीन कर यहाँ पर लाया था। मैं उस बच्ची को बलि देने के लिए लाया था। वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वह पूर्णिमा की रात पैदा हुई थी, इसीलिए वह आम बच्चों से अलग थी। आने वाली पूर्णिमा की रात हम लोग उसकी बलि देंगे। इसके बाद मैं पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा और हमारा ही राज पूरी दुनिया पर होगा। उसके बाद अचानक से वहां पर राजकुमारी पहुंच जाती है। राजकुमारी के हाथों पर स्टार को देखकर मनोहर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, मेरी बहन, आखिर तुम मिल ही गई। मेरे पिछले 20 वर्षों की तलाश आज सफल हो गई। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम मेरे आंखों के सामने थी, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। अरे तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? ये तो हमारी बेटी है। तुम अपने बचने के लिए कुछ भी बोल दोगे और राजकुमारी विश्वास कर लेगी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पिताजी, मैं यहाँ पर आने से पहले आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। मनोहर ही मेरा भाई है, वह बिल्कुल सच बोल रहा है। अरे आप लोगों ने मुझे एक बेटी का की तरह पाला, वह भी बलि देने के लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कोई ऐसा भी कर सकता है। तब क्या था, मनोहर फिर से अपना जादुई पुष्प निकालता है और इस बार वह अपनी पूरी शक्ति के साथ उसमें से एक ऐसा खुशबू निकालता है जिसको सूंघने के बाद राजकुमार, तांत्रिक और महाराज सब के सब तुरंत वहीं ढेर हो गए। उसके बाद मनोहर राजकुमारी को लेकर अपनी झोपड़ी में अपनी माँ से मिलवाने के लिए लाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की एक लाइक जरूर से करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहे